क्वेश्चन नंबर 7 है कि इफ़ ए इज़ अ मैट्रिक्स इफ़ द मैट्रिक्स ए इज़ बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू। क्या बोला है कि मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक भी है। सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है कि मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होता है वो एक इक्वल उसी मैट्रिक्स के इक्वल होता है। और स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है कि मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है वो माइनस ए के इक्वल होता है। अब ज़रा दोनों इक्वेशन से क्या है, ये भी ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज है और माइनस ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू माइनस ए के होगा और माइनस ए को यहाँ उठा के लाएंगे तो ए प्लस ए इक्वल टू होगा ओ, यानी कि नल मैट्रिक्स। तो ए प्लस ए 2a इक्वल टू नल मैट्रिक्स, इसका मतलब ए इक्वल टू नल मैट्रिक्स यानी कि ज़ीरो मैट्रिक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड इज़ द राइट आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर 8 कि इफ़ ए बी आर नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर। इफ़ ए बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं, जिनका डिटर्मिनेंट ज़ीरो ना हो, of the same order, then ए बी इन्वर्स होल इन्वर्स इज़। प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर ए बी का हम इन्वर्स करें तो ये इक्वल टू होता है बी इन्वर्स ए इन्वर्स के। अब यहाँ क्या दिया हुआ है हमको, यहाँ हमको गिवन है कि ए बी इन्वर्स होल इन्वर्स, इसी प्रॉपर्टी के थ्रू हम सॉल्व करेंगे तो ये होगा बी इन्वर्स होल इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। तो बी इन्वर्स होल इन्वर्स किसके इक्वल होगा, आपका पावर टू दी पावर पावर्स का मल्टीप्लाई होगा तो ये तो बी के इक्वल हो जाएगा, यानी कि आंसर आएगा हमारा बी ए इन्वर्स, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, फॉर व्हाट वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई द फॉलोइंग मैट्रिक्स पेयर आर इक्वल। दोनों मैट्रिक्स पेयर एक्स और वाई की किस वैल्यू के लिए इक्वल रहेंगे, तो ज़रा चेक करें। दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं, उनकी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ भी इक्वल होती हैं। तो 3x प्लस 7 इक्वल टू हो जाएगा ज़ीरो के, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -7/3। और अगर हम 2 माइनस थ्री एक्स को 8 के इक्वल करें, 2 माइनस थ्री एक्स को 8 के इक्वल करें तो ये हो जाएगा 2 माइनस 8 इक्वल टू 3x, यानी कि -6 इक्वल टू 3x और x की वैल्यू आ गई -2। आपने देखा कि दो अलग अलग एलिमेंट्स को इक्वल करने पर x की डिफरेंट वैल्यू मिल रही। इसका मतलब क्या होगा कि x की किसी भी वैल्यू के लिए ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल होना पॉसिबल नहीं है। तो आंसर क्या होगा, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिटेक्ट, क्योंकि हमारी डिफरेंट एक्स की वैल्यूज़ आ रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि इफ़ ए इक्वल टू अल्फ़ा बीटा फर्स्ट रो के एलिमेंट्स हैं एंड गामा और माइनस अल्फ़ा सेकेंड रो के एलिमेंट्स हैं, इज़ सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू आई, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू। तो सबसे पहले तो हमें ए स्क्वायर फाइंड आउट करना पड़ेगा। ए स्क्वायर क्या होगा आपका, ए इंटू ए, अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा, फिर आएगा आपका अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा। कैसे होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट मैट्रिक्स की रो को उठाकर हमें सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम पर रखना होता है। रख के देख लेंगे हम लोग। अल्फ़ा आएगा अल्फ़ा के ऊपर तो ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर, बीटा आएगा गामा के ऊपर तो ये हो जाएगा प्लस बीटा गामा, बीच में प्लस का साइन आता है। फिर इसी रो को नेक्स्ट कॉलम पे रखेंगे तो ये हो जाएगा अल्फ़ा बीटा और माइनस अल्फ़ा बीटा। अब सेकंड रो को हम फर्स्ट कॉलम पे रखेंगे और सेकंड रो में लिखेंगे तो ये होगा अल्फ़ा गामा माइनस अल्फ़ा गामा, और फिर इसी रो को नेक्स्ट कॉलम पे रखेंगे तो ये होगा आपका बीटा गामा और प्लस अल्फ़ा स्क्वायर, बीटा गामा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अच्छा, ये दिया किसके इक्वल है, ये हमें दिया हुआ है आई के इक्वल। तो आई फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 0 0 1। तो ये हो गया अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा, ये ज़ीरो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा। कंपेयर करेंगे
तो ये मिलेगा हमें अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 1, यानी कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा -1 इक्वल टू 0। अब इस तरह का तो कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा इसमें, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा और -1। तो एक काम करते हैं, इसमें माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा गामा। अच्छा, ये बीटा गामा था, यहाँ पर बीटा गामा था, ये बीटा गामा और ये भी बीटा गामा, यहाँ पर भी बीटा गामा और ये भी बीटा गामा। तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल टू 0, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। मैट्रिसेस ए एंड बी आर इनवर्स ऑफ ईच अदर ओनली इफ़, कि ए और बी दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होंगे। कब होंगे? दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होंगे। ज़रा ऑप्शन नंबर 3 पे देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी देखते हैं हम लोग। डी में क्या दिया हुआ है? ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई। तो यहाँ से अगर हम ए बी इक्वल टू आई लें और ए को वहाँ पहुँचा दें तो बी इक्वल टू ए इन्वर्स हो जाएगा, और यहाँ से बी ए इक्वल टू आई लें और बी को वहाँ पहुँचा दें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? ए इक्वल टू बी इन्वर्स, यानी कि क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, इफ़ मैट्रिक्स इज़ आ सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन एम इक्वल टू वाट। एम की वैल्यू क्या पूछिए? सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें मान लीजिए मैट्रिक्स ए है, इसको हम मैट्रिक्स ए लेट कर लेंगे। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन होती है कि उस मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल होना चाहिए। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर उसी के इक्वल है तो मैट्रिक्स कहलाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो निकालें ज़रा इसका ट्रांसपोज। -5 ट्रांसपोज निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? रो को कॉलम बनाना पड़ता है। -5 6 7, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख दिया है। फिर है 6 2 m स्क्वायर -6 एंड 7 3 0। अब ये किसके इक्वल है? ये इक्वल है आपका ए के, यानी कि -5 6 7 6 2 m स्क्वायर -6 एंड 7 3 0, ये इक्वल है। तो अब यहाँ आप दोनों कंडीशन में देख सकते हैं कि एम स्क्वायर -6 यहाँ 3 के इक्वल होगा और ये 3 जो है वो एम स्क्वायर -6 के इक्वल होगा। इम्प्लाइज दैट एम स्क्वायर -6 इक्वल टू 3, दैट मीन्स एम स्क्वायर इक्वल टू 9 एंड एम इक्वल टू ±3, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि लेट ए इक्वल टू 0 17 29। ये एक रो मैट्रिक्स दिया हुआ है आपको और इसका मल्टीप्लिकेशन एक कॉलम मैट्रिक्स में किया गया है। तब पूछा है देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, इस मैट्रिक्स ए का ऑर्डर बताना है। तो जो फर्स्ट मैट्रिक्स है 0 71 29, इसका ऑर्डर क्या है? इसमें एक रो है और 3 कॉलम है। और सेकंड मैट्रिक्स जो है इसका ऑर्डर क्या है? इसमें 3 रो हैं और 1 कॉलम है। तो जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 और 3 तो हट जाएगा, ये 1 और 1, यानी कि जो ए मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर होगा 1/1। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इफ़ ए इक्वल टू 2 3 5 -2 बी सच दैट ए इनवर्स इक्वल टू एम ए, देन द वैल्यू ऑफ एम इज़। ए इनवर्स इक्वल टू एम ए, तो सबसे पहले इनवर्स निकालना आना चाहिए आपको। इनवर्स कैसे निकलता है? इनवर्स के लिए आपको एडजॉइंट पता होना चाहिए और मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट। इनवर्स की डेफिनेशन होती है, फॉर्मूला होता है ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो ए का ए इनवर्स निकालना है तो सबसे पहले ए का हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट के लिए क्या करना पड़ता है? ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करें, 2 × -2 हो जाएगा 4,
फिर माइनस साइन लगा के 5 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 ज़ा 15, यानी कि ये आ गया आपका -19। ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी आपका ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो देखें इसमें आगे निकालना है एडजॉइंट ए। 2/2 के मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने का एक आसान तरीका होता है, शॉर्ट ट्रिक होती है। क्या शॉर्ट ट्रिक होती है? मेन डायगोनल्स के एलिमेंट को हम इंटरचेंज कर देंगे, यानी कि ये हो जाएगा -2 and 2, और बाकी जो दो एलिमेंट हैं उनका साइन चेंज कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका -3 और -5। ये आ गया आपका एडजॉइंट। अब ए इनवर्स कितना होगा? ए इनवर्स इक्वल टू होगा एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, यानी कि 1/-19 -2 -3 -5 and 2। माइनस कॉमन लेके काट देंगे तो 1/19 हो जाएगा। 2 3 5 और -2, यानी कि अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। अब गिवन क्या है हमको? गिवन है ए इनवर्स इक्वल टू एम ए, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। तो ये ए इनवर्स जो है वो इक्वल टू है एम ए के। तो क्या ए के इक्वल आ गया? ये बिल्कुल आ गया है। 2 3 5 -2, ये ए की वैल्यू है। ये इनवर्स है और ये एम ए हो गया। तो अब ज़रा कंपेयर करवाओ आप इधर, तो ये दोनों मैट्रिक्स तो सेम आ गए। तो एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ऑन कंपेयरिंग एम इक्वल टू आ जाएगा 1/19। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग टाइप का क्वेश्चन है थोड़ा। हाउ मैनी नॉन डायगोनल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 कैन बी फॉर्म्ड विद ईच एंट्री 0 and 1। अभी इसी तरह का एक क्वेश्चन हम लोगों ने पीछे भी किया है। विद ईच एंट्री 0 and 1, यहाँ भी कोई भी नंबर दे सकते हैं, 0 1 2 3, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 3/3 के मैट्रिसेस में एंट्रीज़ कितनी होती हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 एंट्रीज़ होती हैं। यानी कि इन 9 एंट्रीज़ के लिए, हर एंट्री के लिए हमको दो चॉइसेस हैं। हर एंट्री फिल करने के लिए दो चॉइसेस हैं, 0 1 0 1 0 1 0 1। यानी कि नंबर ऑफ़ वेज कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ़ वेज हो जाएंगे हमारे 2 पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 पावर 9। 2 पावर 9 कितना होता है? 512। लेकिन आपसे पूछा गया है नॉन डायगोनल मैट्रिसेस। क्या पूछा गया है? नॉन डायगोनल मैट्रिसेस होते क्या है? डायगोनल मैट्रिसेस क्या होते हैं? डायगोनल मैट्रिसेस वो होते हैं जिनमें मेन डायगोनल को छोड़ के बाकी सारी एंट्रीज 0 होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे यहाँ लिखा हुआ है A0 0 0 B0 0 0 C, ये है आपका डायगोनल मैट्रिक्स। तो नॉन डायगोनल मैट्रिक्स नहीं निकालेंगे हम लोग क्या निकालेंगे कि 0 और 1 एंट्रीज़ के साथ डायगोनल मैट्रिसेस कितने बन सकते हैं। तो उन मैट्रिसेस को हम 512 में से माइनस कर देंगे, तो नॉन डायगोनल मैट्रिसेस हमारे निकल आएंगे। तो नंबर ऑफ डायगोनल मैट्रिसेस ये कितने होंगे? अब डायगोनल मैट्रिसेस के निकालने के लिए हमारे पास सिर्फ कितनी चॉइसेस हैं? 3 चॉइसेस। इन 3 जगहों को, इन 3 प्लेसेस को भरना है हमें कितनी चॉइसेस से? 2 चॉइसेस से। यानी कि कितना होगा? ये फर्स्ट प्लेस को भरने के लिए 2 चॉइस, सेकंड प्लेस को भरने के लिए 2 चॉइस, और थर्ड प्लेस को भरने के लिए 2 चॉइस। यानी कि 2 × 2 × 2, ये हो जाएगा 8। तो देयरफॉर क्या होगा कि नंबर ऑफ नॉन डायगोनल मैट्रिसेस कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे आपके 512 - 8, यानी कि 504। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। अब थोड़े से डिटर्मिनेंट के आएंगे ये क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 2 4 - 5 - 1, तो सबको पता है, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है।
डिटरमिनेंट की वैल्यू को निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले यहाँ आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई, 2 इंटू -1, बीच में माइनस का साइन आएगा, फिर 5 और 4 का फिर नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो -5 इंटू 4, 2 इंटू -1 -2 माइनस माइनस प्लस 5 4 ज़ा 20, यानी कि आंसर आ गया 18। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ डिटर्मिनेंट x टू 18x, फर्स्ट डिटर्मिनेंट अगर इसके इक्वल है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये भी बहुत इजी है। यहाँ पर पहले इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे, x इंटू एक्स हो जाएगा आपका x², और 18 इंटू 2 करना पड़ेगा, यानी कि 36। यहाँ कितना होगा, ये 6 6 ज़ा 36, और ये होगा, ये भी 36 होगा। बहुत बढ़िया। तो ये 36 कैंसिल हो जाएंगे, x² माइनस 36 इक्वल टू 0, यानी कि x² इक्वल टू 36, यानी कि x इक्वल टू प्लस माइनस 6। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 18। इफ़ द पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर देन द वैल्यू ऑफ m। कोलिनियर की कंडीशन क्या होती है, सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, डिटर्मिनेंट के थ्रू हम एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालते हैं। अगर कोई ट्राइंगल दिया हुआ है हमें ए बी सी, ए के कोऑर्डिनेट हैं x1, y1, बी के कोऑर्डिनेट हैं हमारे x2, y2, एंड सी के कोऑर्डिनेट हैं x3, y3, तब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी का फॉर्मूला होता है 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, यानी कि फर्स्ट कॉलम में आएगा x1 x2 x3, दूसरे कॉलम में आएगा y1 y2 y3, एंड थर्ड कॉलम में आएगा 1 1 1। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके हम ट्राइंगल ए बी सी का एरिया निकाल सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या दी है, कंडीशन दी है कि ये तीनों पॉइंट को लीनियर हैं, यानी कि एक ही लाइन में हैं ए बी और सी। तो जब पॉइंट एक ही लाइन में होंगे तो ट्राइंगल बनेगा नहीं, ट्राइंगल बनेगा नहीं तो एरिया ज़ीरो होगा, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। ये इस एरिया की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो। अब 1/2 तो ज़ीरो के पास जाके ज़ीरो हो जाएगा। बाकी की हम वैल्यू रख लें, तो यहाँ पर वैल्यूज़ क्या हैं, x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3। तो हम वैल्यू रखेंगे, x1 की वैल्यू है m, x2 की वैल्यू है 2, और x3 की वैल्यू है 4, y1 की वैल्यू है -1, y2 है 1, और y3 है 5, 1 1 1। बस इसको सॉल्व करेंगे और हमारा m की वैल्यू आ जाएगी। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, थोड़ा सा अगर इसको आसान बनाना चाहते हैं तो ये 1 1 को हम 0 बना सकते हैं। कैसे, ऑपरेशन लगा के, जो एलिमेंट्री ऑपरेशन होते हैं डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज़ से, कि R2 इज़ रिप्लेस्ड बाई R2 माइनस R1 एंड R3 इज़ रिप्लेस्ड बाई R3 माइनस R1। R1 की हेल्प से हम दोनों को ये 0 बना लेंगे, m -1 1 2 माइनस m हो जाएगा, ये 1 -1 करेंगे तो 2 हो जाएगा, 1 -1 0 हो जाएगा, 4 माइनस m हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ हो जाएगा 5 -1 6 हो जाएगा, 1 -1 0। इससे आसानी ये हो जाती है कि सिर्फ अब हम क्या करेंगे, C3 के रिस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड कर देंगे, ऑन एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू C3। तो कैसे एक्सपेंड करते हैं, पहला एलिमेंट उठाते हैं, जिस रो जिस कॉलम में है उसको छुपा लेते हैं, यहाँ से अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तो 6 इंटू 2 माइनस m, फिर माइनस साइन लगा के 2 इंटू 4 माइनस m, फिर माइनस लगा के हम अगला एलिमेंट लेते हैं, लेकिन ज़ीरो है तो लिखने का कुछ फ़ायदा नहीं है, अगला भी ज़ीरो है। बस इसको सॉल्व करके अब हम m की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये कितना होगा, 6 2 ज़ा 12 माइनस 6m माइनस 8 प्लस m इक्वल टू 0। -6 और प्लस m हो जाएगा -5m
और 12 माइनस 8 कितना हो जाएगा? अच्छा, ये 2m आएगा, 2m। 4 2 ज़ा 8 माइनस माइनस प्लस 2m, तो ये हो गया आपका 6 माइनस 6 प्लस 2 माइनस 4m, और 12 माइनस 8 हो जाएगा 4, जो कि दूसरी साइड जाके हो जाएगा -4, यानी कि m की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1। m की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। फिर से एक बार देख लेंगे क्वेश्चन को, साथ साथ नोट करते हुए चलें, कॉपी बना लें। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो गया था मल्टीपल चॉइस के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 by 3 एंड देन डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू, ये तो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला होता है कि इफ़ ए इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n by n, देन if A is a matrix of order n by n, then determinant of adjoint of A equal to determinant of A power n minus 1। तो अब यहाँ पर n की वैल्यू कितनी दी है? एक ऑर्डर 3 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ A पावर 3 माइनस 1, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ A का होल स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए इज़ एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू, डायरेक्टली याद रखेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डायरेक्ट रिजल्ट है, याद रखना है आपको। ये देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है? इफ़ डेल्टा इज़ अ मैट्रिक्स, ये जनरल मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है, एंड को फैक्टर ऑफ ए आई जे इज़ ए आई जे, को फैक्टर हम कैपिटल ए आई जे से रिप्रेजेंट करते हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ राइट एक्सप्रेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ डेल्टा। तो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब किसी डिटर्मिनेंट के रो या कॉलम के एलिमेंट्स को, या तो आप रो ले लें या कॉलम ले लें, मान लीजिए हम ये रो ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर सब में A11 A12 का यूज़ किया गया है, A11 A12 यानी कि रो 1 का यूज़ किया गया है ज़्यादातर में। तो कि किसी भी डिटर्मिनेंट के किसी भी रो के एलिमेंट्स को, मान लीजिए रो 1 के एलिमेंट्स को इन एलिमेंट्स के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें, तो जो रिज़ल्ट आएगा वही इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी। जैसे कि A11 का कोफैक्टर कैसे निकलेगा? इसको छुपा लेंगे, ये जो बचेगा ये माइनर कहलाता है, इसमें हम साइन लगा देते हैं तो ये कोफैक्टर बन जाता है। तो कोफैक्टर आपको डायरेक्टली दिए हुए हैं AIJ टाइप के, यानी कि A11 का कोफैक्टर होगा कैपिटल A11, A12 का कोफैक्टर होगा कैपिटल A12, और A13 का कोफैक्टर होगा कैपिटल A13। तो यानी कि इन एलिमेंट्स को अगर हम A11 A12 A13 यानी कि कैपिटल A11 कैपिटल A12 कैपिटल A13 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू बन जाएगी। तो देख लीजिए इसमें से कौन सा है। A1 ये थर्ड वाला है, A11 को A11 से मल्टीप्लाई किया, A12 को A12 से मल्टीप्लाई किया, A13 को कैपिटल A13 से मल्टीप्लाई करा और ऐड कर दिया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ A and B are invertible matrices, then which of the following is not correct? Which of the following is not correct? ये वाली प्रॉपर्टी तो आपको पता है कि ये A इनवर्स की प्रॉपर्टी है। अगर इसको हम थोड़ा आगे बढ़ाएं तो A इनवर्स इक्वल टू होता है एडजॉइंट A अपॉन डिटर्मिनेंट A, यानी कि ये तो ट्रू हो गई आपकी, ये ट्रू है। ये अभी हमने बताया आपको कि किसी भी मैट्रिक्स के इन्वर्स का डिटर्मिनेंट उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का इन्वर्स होता है, ये भी पिछले एक क्वेश्चन में बताया, तो ये भी ट्रू है आपका। ये प्रॉपर्टी पढ़ी है आपने, A B इन्वर्स इक्वल टू B इन्वर्स A इन्वर्स, ये भी ट्रू है।
तो बचा कौन? ऑप्शन नंबर डी यही सही आंसर होगा, क्योंकि मैट्रिक्स एडिशन में कि अगर हम दो मैट्रिसेस को ऐड करें फिर उनका इन्वर्स निकालें या इन्वर्स निकाल के ऐड करें, ये बराबर हो ये ज़रूरी नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। बस आज के लिए इतना ही रहने देंगे हम लोग, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।